समाज की पहचान कैसे करें, पहचाने कैसे, क्योंकि हम इसकी परिभाषा तो बहुत बार सीख चुके हैं, याद भी कर चुके हैं, उदाहरण भी देख चुके हैं, लेकिन पहचाने कैसे, इस पर सवाल उठता है कि हमारे पास इतने सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन एकदम एक्यूरेट कम समय में पहचानना मुश्किल हो जाता है। अव्ययभाव समास को पहचानना और भी आसान है। मैं आप ही से सवाल करूंगी और आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर होगा। अब बताओ कि अव्ययभाव समास, अव्ययभाव शब्द है ये, इस शब्द में ही मैंने आपसे बताया था कि इसमें परिभाषा छिपी हुई है। बताओ कैसे, इसमें इसकी परिभाषा कैसे छिपी हुई है? क्या आपने क्या कहा, इसकी परिभाषा कैसे छिपी हुई है? शब्द के अर्थ को समझ लो तो परिभाषा अपने आप हो गई। तो ध्यान से सुनो, इस शब्द में ही परिभाषा है। अगर आपने इस शब्द को समझ लिया तो आप कोई भी कहीं से भी उदाहरण आ जाए आप फौरन पहचान लोगे। तो अव्ययी, अ का मतलब होगा जिसमें भी अ उपसर्ग लग जाता है। अ का मतलब क्या होता है? नहीं, है ना। अन्याय, जिसमें न्याय ना हो, है ना। अपठित, जो पढ़ा हुआ ना हो। तो जिसमें अ लग जाता है, अ का अर्थ होता है नहीं, यही होता है ना। तो अ का मतलब नहीं है। और व्यय, व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। तो जिसमें कुछ खर्च ना हो, अव्यय, खर्च ना होना। जब अब यहाँ पर खर्च करने वाली तो बात क्या होगी? शब्दों की बात हो रही है यहाँ पर। तो शब्द जो हमारे हाथ में है उसमें ना घटता है ना कुछ बढ़ता है। जो शब्द जैसा है वैसा ही प्रयोग में जब लाया जाता है उसे अव्यय कहते हैं। उसे अव्यय कहते हैं। जब जो शब्द, इसको लिख लो, नोट कर लो, जब कोई भी शब्द जैसा है वैसे ही प्रयोग में लाया जाता है, उसमें कुछ ना तो घटता है ना ही कुछ बढ़ता है, ऐसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर अव्यय भाव, भाव का मतलब है कि ऐसा भाव, ऐसा शब्द जहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव नहीं आता, कुछ भी कम ज्यादा नहीं आता, जो शब्द जैसा है वैसा ही प्रयोग में लाया जाता है, ऐसे भाव जब जिस शब्द में दिखाई देते हैं वहां पर अव्यय भाव समास होता है। और दूसरी पहचान इसकी ये है, इसकी पहचान एक तो ये है कि शब्द अव्यय होता है, यानी जो जैसा है वैसा ही काम में लाया जाता है। दूसरी पहचान ये है कि इसमें उपसर्ग लगता है। दूसरी पहचान कि इसमें उपसर्ग लगता है। उपसर्ग या तो पूरा का पूरा शब्द ही उपसर्ग हो सकता है और या फिर पूर्व पद इसका उपसर्ग होता है। अब आपने किसी ने पूछा नहीं, ये पूछने वाली बात है कि पूर्व पद यानी कि इसमें दो शब्द लगते हैं, है ना। दो शब्द होंगे तभी तो पूर्व पद और उत्तर पदों की बात होगी। तो अव्ययभाव समास में हमेशा दो शब्द होते हैं, ये इसकी पहचान है। पहला पद उपसर्ग होगा या फिर पूरा ही शब्द उपसर्ग होगा, लेकिन उसको अगर हम डिवाइड करते हैं या सभी करते हैं तब वो दो शब्द होते हैं। जैसे कि कदापि ले लो, जैसे पहली बात तो ये कि अव्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, और तीसरी पहचान ये है कि इसमें दो शब्द होते हैं। कभी भी कोई उपसर्ग आप देखो, अगर वो दो शब्द हैं तो वहां अव्ययभाव समास है। कोई अव्यय शब्द है, वो दो शब्द हैं तो वो अव्ययभाव समास है। ठीक है, अब उदाहरण देख लें इसका। उदाहरण में जितने भी उदाहरण होंगे, अब जैसे कदापि शब्द ले लिया, कहने को ये देखने में एक शब्द
शब्द लग रहा है। इसमें दो शब्द कैसे हैं? हाँ, कदा, एक तो कदा मैंने कब और प्लस अभी, अपी मैंने भी। अब कदा भी अव्यय है और अपी भी अव्यय है, तो यहाँ दोनों ही शब्द अव्यय आए हैं। मैंने आपसे कहा था या तो पूर्व पद उपसर्ग लगा होता है या फिर पूरा शब्द ही अव्यय होता है ना। तो पूरा शब्द जब अव्यय, जब यहाँ पर ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, तो पूरा शब्द ही अव्यय हो गया, है ना। अब कदापि शब्द कहीं पर भी आप यूज करें, चाहे सिंगुलर नंबर के साथ है, प्लूरल नंबर में है, स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है, लेकिन कदापि शब्द में कोई बदलाव नहीं आता ना। तो इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो ये अव्ययभाव समास हो गया। एक तो अव्यय है, दूसरा उपसर्ग लगा है, कदा अपि उपसर्ग हो गया, और तीसरा दो शब्द है। क्लियर है ना बेटा? ऐसे यही पहचान होती है अव्ययभाव में कि इसमें दो शब्द लगे होते हैं। जैसे कि यथाशक्ति ले लो, यथाशक्ति, है ना, यथाशक्ति ले लो। और शब्द बताओ, यथासंभव हो गया, वो तो एक ही बात हो गई। कुछ और बताओ। प्रतिदिन, हाँ, प्रतिदिन। और प्रत्येक, वो प्रति वाले एक में आगे प्रतिदिन, प्रत्येक। और बेकार, बेकार में बे उपसर्ग लगा हुआ है। और शब्द बोलो। मेन बात क्या है कि आपको पहचान समझ में आई कि नहीं आई? उदाहरण तो आपके सामने बहुत सारे होंगे, आपने पहचाना कैसे कि ये ही अव्ययभाव समास है? ये कैसे पहचान किया? यस, आपने कैसे पहचाना? इसमें बेकार में कैसे अव्ययभाव समास है? पहला उपसर्ग है, प्लस में कार है, दो शब्द। ओके, इसको अगर हम विच्छेद करते हैं तो बे प्लस कार आता है, और बे उपसर्ग है और कार पूरा शब्द ही अव्यय है। बेकार है, जिसमें उपसर्ग लग जाता है वो पूरा शब्द ही अव्यय हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज मैं और पूछूं, इसमें जो कार लगा हुआ इसका मतलब क्या है? बे का मतलब बिना मतलब के, कोई जिसका उपयोग ना हो, और कार का मतलब क्या होता है? उपकार होता है, अपकार होता है, बेकार होता है, परोपकार होता है। कार का मतलब क्या है? कार का मतलब वो मोटर गाड़ी नहीं है ना, इतना तो आपको पता चल गया। कार का मतलब होता है कार्य, जो हम कार्य कर रहे हैं। बेकार है, ये बेकार है, ये उपकार है, यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है, हम किसी के लिए कर रहे हैं तो उपकार हो गया, किसी को बदले में दे रहे हैं कुछ तो प्रतिकार हो गया। बेकार है, कोई कार्य कर रहे हैं वो उसका कोई उपयोग नहीं है तो वो बेकार हो गया। ठीक है, कार का अर्थ क्या हुआ? कार्य, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े? यस, ओके। अव्ययभाव समास जिसमें उपसर्ग भी होता है, दो शब्दों का योग होता है, उसमें पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय होता है उपसर्ग लगने के कारण, और जितने भी अव्यय होते हैं वो उपसर्ग भी होते हैं। आपने ये देखा? ये जरूरी नहीं है कि जितने भी उपसर्ग होते हैं, लेकिन अव्यय शब्द उपसर्ग के रूप में भी लगाए जाते हैं, लेकिन हर एक उपसर्ग जो है वो अव्यय जरूर होता है, ये जरूर मानकर चलो। जितने भी उपसर्ग लगते, जैसे आ लग गया, फू लग गया, सू लग गया, ये सब अव्यय होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता। जिसमें उपसर्ग लग जाता है, जिसमें अव्यय लग जाता है, वो पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना? जो शब्द
तो ही अव्ययभाव समास है, और अगर वहां दो शब्दों का युग्म है तो। अब आगे देखें, अगला कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को मैंने बहुत ही विस्तार से उसमें बताया था। आप पिछला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया हुआ है तत्पुरुष समास को। शब्द में ही उसकी परिभाषा छिपी होती है। इस बात पर गौर करना, जितने भी आप व्याकरण पढ़ते हैं उसके शब्द पर जरूर ध्यान दो कि इस शब्द में कैसे परिभाषा छिपी हुई है। तत्पुरुष समास, इसको तोड़कर देखो क्या है? तत् और पुरुष, पुरुष यानी व्यक्ति, तत् मैंने वह है ना, वह व्यक्ति यानी उस व्यक्ति से संबंधित। अब तत् में आप वह भी लगा सकते हैं, उस भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम है। तत् सर्वनाम है, वह पुरुष, वह व्यक्ति। अब वह व्यक्ति से रिलेटेड कोई भी बात है, जब हम किसी व्यक्ति से संबंधित कोई बात करते हैं तो वहां कारक चिन्ह लगते हैं, है ना। तो कारक चिन्हों का इसमें कमाल होता है, जहां पर कारक चिन्ह लगे हैं। जहां कारक चिन्ह लगे होते हैं वहां तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे, और इसमें एक विशेष बात ये है कि कारक चिन्ह सब नहीं लगते, ये आपको पता है बात। कारक चिन्ह सारे नहीं लगते। कौन सा नहीं लगता, मुझे कोई बताए बच्चा? कौन सा कारक तत्पुरुष में उपयोग में नहीं लाया जाता? आप बेटे पूरा साल निकल गया, आप पूरी तैयारी में, फाइनल टच में हैं आप। इस समय तो आप खाली खाली मत बैठिए, आपके चेहरे खाली खाली नजर आ रहे हैं मुझे। कौन सा कारक है जो तत्पुरुष में उपयोग में नहीं लाया जाता? यस बोलो बेटा। आप बिल्कुल सही बताया, कर्ता कारक इसमें प्रयोग में नहीं लाया जाता। कौन सा? यानी क्रम संख्या में पहले नंबर पर जो आता है, फर्स्ट नंबर पर जो आता है, वो कर्ता कारक इसमें प्रयोग में नहीं लाया जाता। यानी कि पहले कारक को हम क्रॉस लगा दें। कर्ता कारक प्रयोग में नहीं लाते हैं, लेकिन क्रम संख्या वही रहती है। दूसरे नंबर पर कर्म है तो उसे दूसरे नंबर पर ही रखेंगे, तीसरे नंबर पर करण है तो तीसरे नंबर पर ही रखेंगे। क्रम की संख्या नहीं बदलती कारकों में, क्योंकि कारक के चिन्हों के अनुसार ही हम विभक्तियां, संस्कृत में विभक्तियों को जोड़ते हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, इस तरह से जोड़ के याद करते हैं ना, तो वो क्रम नहीं बदलता, चाहे किसी भी हालत में हम कहीं से भी ले लें। अगर करण की बात करें तो तृतीया साथ में आता है, तृतीया करण, है ना। संप्रदान की बात कर रहे हैं तो चतुर्थी संप्रदान, तो वो क्रम नहीं बदलता। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि कर्ता कारक इसमें नहीं आता, यानी कि दूसरे नंबर से, कर्म कारक से यहाँ पर इसकी गिनती शुरू होती है। इसका उपयोग कर्म से शुरू होता है, यानी कर्म का चिन्ह क्या होता है? को, है ना। अब जैसे उदाहरण ले लें, वन गमन, उदाहरण भी साथ साथ कर लेते हैं। वन गमन द्वितीय विभक्ति, दूसरे नंबर पर कर्म कारक, और वन गमन, वन गमन में कर्म कारक कैसे है? वन गमन में कर्म कारक कैसे है, कोई बताए बच्चा? कर्म कारक कैसे है? वन में घूम रहा है। हाँ बोलो बोलो। इसको विग्रह करके देखो ना। वन और गमन मैंने जाना, वन में जाना। हाँ ओके, वन में जाना। यहाँ पर हम ये जो हम शोधन कर रहे हैं ना, वाक्य शोधन, ये
इसी से आप सीख सकते हैं वन की। और जब हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहे, स्कूल में नहीं जा रहे, स्कूल के अंदर आ गए तो आप कहोगे आप मैं स्कूल में हूँ, स्कूल के अंदर पहुँच चुका हूँ। लेकिन रास्ते में हैं तो हम को, स्कूल को जा रहे हैं या की ओर जा रहे हैं, या टू, इंग्लिश में टू बोलते हैं ना, टू का मतलब को, उसकी ओर जा रहे हैं। तो किसी की ओर जब जा रहे होते हैं तो वो को चिन्ह लगता है। वन को गमन, क्या वन को गमन होता है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक यहाँ पर लगा है क्योंकि यहाँ पर वन को, रोटी बाद में खाएंगे, पहले वन को गमन। क्लियर होगी बात? को चिन्ह लगा है और इसका मतलब ये कर्म तत्पुरुष है। और एक छोटी सी बात और बताऊं कि जब आप पहचान में आपके सामने कोई प्रश्न आया, वन गमन आया मान लो, तो आपने देख लिया, आपने उसको विग्रह करके भी देख लिया कि वन को गमन आ रहा है, को छिपा हुआ है और ये तत्पुरुष समास है। ये क्लियर हो गया कि तत्पुरुष है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर जब तक पूछा ना जाए कि कारक का नाम बताओ, तब तक आप कंफर्म अगर हैं तो लिख सकते हैं। लेकिन तत्पुरुष खाली लिख देंगे तब भी आपका आंसर पूरा सही होगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें कारक कौन सा लगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, रिक्त स्थान वालों में आ जाता है कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्म तत्पुरुष है। अदरवाइज खाली अगर आपको समझ आ गया कि इसमें चिन्ह छिपे हुए हैं तो ये तत्पुरुष है, इट्स ओके। आगे तीसरा हमने देखना, तीसरे में यानी कि करण कारक है ना। करण कारक से रिलेटेड हम उदाहरण देखें तो हम क्या देखेंगे? उदाहरण दो कोई। रेल यात्रा, तुलसी कृत, हाँ बिल्कुल सही। हो सकता है। तुलसी कृत में करण क्यों है, करण कारक क्यों है? इसमें पहली बात तो ये कि ये तत्पुरुष है क्योंकि इसमें कारक छिपा हुआ है। अब कौन सा छिपा हुआ है ये दूसरी बात हो गई। तुलसी कृत क्योंकि तुलसीदास जी के द्वारा रचना की गई है या कार्य किया गया। तुलसी कृत तुलसीदास के द्वारा, द्वारा शब्द जब आता है तो वो करण कारक में होता है। लेकिन करण से का एक चिन्ह से भी होता है। से का अर्थ द्वारा होता है। द्वारा का मतलब किसी चीज के माध्यम से, किसी के द्वारा कार्य होता है ना। अब जैसे आप साइकिल से स्कूल आते हैं तो साइकिल के द्वारा हम स्कूल आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं तो बस के द्वारा हम स्कूल जा रहे हैं। यानी कि साधन हमारे साथ साथ चलता है। जब हम किसी साधन का उपयोग करते हैं तो वो साधन हमारे साथ साथ चल रहा होता है। जब तक साधन अगर हमारे साथ है तो वो करण कारक है ना। अब स्कूल से आप घर जा रहे हैं, स्कूल को छोड़कर, स्कूल में जब तक है, स्कूल माध्यम है और आप दोनों एक साथ हैं, तब तक आप स्कूल के माध्यम से पढ़ रही हैं तो आप करण कारक में हैं। स्कूल को छोड़कर अलग होकर आप घर जा रहे हैं तो वहाँ पर से आ रहा है, स्कूल से घर जा रही हैं, लेकिन इस से में अलग होना दर्शा रहा है ना। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग होकर गिर रहे हैं। जब तक पेड़ पर पत्ते लगे हुए हैं तो वो करण कारक, पेड़ और माध्यम, पत्ते जो है पेड़ से लगे हुए हैं, पेड़ से चिपके हुए हैं। पेड़ से पत्ते जब अलग होकर नीचे गिरेंगे तब वो अपादान, अपादान से। इन दोनों में ये डिफरेंस करना सीख लो कि से यहाँ पर भी से आता है और पंचमी अपादान में भी से आता है, लेकिन वहाँ पर अलग होने के अर्थ में आता है। अब फोर्थ नंबर पर आता है संप्रदान, है ना। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। तो जैसे कोई उदाहरण दो। देशभक्ति, देशभक्ति, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर
तो के लिए चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी यानी कि संप्रदान कारक आ गया। पांचवा है पथभ्रष्ट। जहां पर अलग होने का अर्थ आता है वहां पंचमी यानी कि अपादान कारक लगता है। जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भटका हुआ। हम पथ अपने रास्ते से जा रहे लेकिन रास्ते से भटक गए, रास्ते से अलग हो गए तो पथ भ्रष्ट हो गया ना। पथ से भटका हुआ यानी पथ भ्रष्ट। तो इसकी पहचान क्या है कि जिसमें कारक छिपे हुए हैं वो तत्पुरुष समास। जिसमें कारक छिपे हुए हैं वो तत्पुरुष समास। हमने इससे पहले सीखा था अव्यय भाव, जिसमें अव्यय जो शब्द अव्यय है, दो शब्द हैं और उपसर्ग लगा है, वो अव्यय भाव समास। क्लियर है बेटा? जिसमें कारक छिपे हुए हैं वो तत्पुरुष समास। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, कारक चिन्ह आपको पता है सबको। अब ये भी बता रही थी पथ भ्रष्ट यानी पथ से भटका हुआ, यानी कि अपादान आ गया। अपादान अलग होने के अर्थ में आता है, इसलिए यहाँ पर भी तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष। अब तीसरा मैं आपको बता दूं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पर आते हैं। द्वंद्व समास के शब्द में भी परिभाषा छिपी हुई है। द्वंद्व समास को समझ लो कैसे। द्वंद्व समास, इस शब्द को ध्यान से समझ लो, देख लो। ये शब्द लिखा कैसे है? इधर भी द व है, इधर भी द व है और सेंटर में एक मार्क दिया हुआ है, जैसे कि तराजू होता है। तराजू को कभी देखा है? सेंटर में पिन होती है, सुई होती है और इधर भी भार लट है, इधर भी भार है और दोनों तरफ बराबर की चीज रखी जाती है तो सुई कांटा बराबर का आ जाता है ना? तो यानी कि दो भाग आमने सामने, जहां पर दो वस्तुएं होती हैं, दो चीजें होती हैं, दो भाग होते हैं और आमने सामने होते हैं, वो होता है द्वंद्व। द्वंद्व जब आप कुश्ती लड़ते हैं तो उसे द्वंद्व युद्ध बोलते हैं ना। द्वंद्व युद्ध बोलते हैं ना। तो द्वंद्व का मतलब बराबर का मुकाबला। द्वंद्व का मतलब है बराबर का मुकाबला। अगर आप क्रिकेट टीम में हैं तो इधर अगर 11 खिलाड़ी तो उधर भी 11 खिलाड़ी हैं। फुटबॉल ले लो, उसमें भी बराबर के खिलाड़ी होते हैं और किसी का भी दर्जा कम या ज्यादा नहीं, दोनों पलड़े बराबर होते हैं, है ना। द्वंद्व यानी तराजू। तराजू तभी माना जाता है जब दोनों पलड़े बराबर हों, तब सही तौल मानी जाती है ना। तो किसी का भी पद कम या अधिक नहीं होता, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पलड़े जहां बराबर होते हैं, यानी कि आपने इसमें परिभाषा में देखा होगा कि जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, पद प्रधान यानी कि दोनों का स्थान बराबर होता है, वहां पर द्वंद्व स्थान। और सबसे ज्यादा आपने याद रखना है, क्रिकेट के मैदान को याद कर लो, खेल का मैदान, द्वंद्व युद्ध, आजा मुकाबला कर लेते हैं, बराबर का मुकाबला, है ना। मुकाबला होता है ना, बराबर के साथ वाले एज में भी बराबर होती है, सबके तो बराबरी होती है, उसमें मुकाबला होता है। तो यानी द्वंद्व बराबर का मुकाबला। अब ये इसको आप तराजू की तरह ले लें, ये भी बराबर और ये भी बराबर। ये सेंटर जो है ये तौल के लिए आपका निशान आपको बता रहा है कि किसका पलड़ा भारी है या फिर दोनों बराबर है ना। तो ये तराजू है, इसी में आपकी परिभाषा छिपी हुई है। दो रास्ते हैं, एक ये भी है और एक ये भी, दोनों आमने सामने हैं, दोनों आमने सामने हैं और जो ये है ये इन दोनों का को मिला रहा है। अब ये जो है ये संयोजक शब्द है, समझ लो। जैसे सुख दुख है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है। माता पिता, आज कल
धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, ठीक कह रही है ना बेटे। तो ऐसे शब्दों में बराबर का दर्जा होता है। कोई भी शब्द की जो अधिकता है, जो प्राथमिकता है, किसी की कम या ज्यादा नहीं होती, बराबर का भाव होता है। दोनों पलड़े बराबर होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। तो जहां पर दोनों पद बराबर हो, प्रधान हो, वहां पर द्वंद्व समास। जहां पर ये पहचान थी ना, दोनों पद प्रधान हो। और एक और पहचान क्या, दोनों के बीच में जैसे दो टीमों को जो खिला रहा है वो एम्पायर होता है, या और क्या बोलते हैं उसको, रेफरी होता है। तो वो जो रेफरी है वो दोनों टीमों को होल्ड करता है। और इसी तरह से शब्दों को होल्ड करने वाला शब्द होता है और तथा, या फिर तथा, है ना। तो इन दोनों को होल्ड करने वाला शब्द होता है तथा, और या फिर अथवा। ये सभी शब्द आ सकते हैं इसमें, इनको नोट कर दो बेटा। द्वंद्व समास में या, तथा, अथवा और ये शब्द लगे होते हैं। इनके कारण हमें पता चलता है कि दो टीम हैं, दो दल हैं, आमने सामने हैं, किसी का महत्व कम या अधिक नहीं है, सबका महत्व बराबर का है। ये शब्द हमें बताते हैं। ये बात हो गई। इसका उदाहरण देख ले, थोड़े से उदाहरण देख ले। माता पिता, या फिर योजक चिन्ह भी लगा होता है, कई बार नहीं भी लगा होता है। जैसे आजकल में योजक चिन्ह नहीं लगा होता। करण अर्जुन, मैं वो वाले शब्द आपको बताना चाह रही हूँ जो कॉमन नहीं है। दाल रोटी आपकी किताब में मिल जाएगा। करण अर्जुन आपके दिमाग में आया कभी? आजकल आया कभी? धर्म, बहुत अच्छी बात है। अगर आया तो जो अजूबे शब्द हैं उन पर फोकस करो कि ऐसे शब्द भी एग्जाम में आ जाते हैं। पृथ्वी आकाश, धर्म हो गया। अब और उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे द्विगु समास की। द्विगु समास किसको आता है? हाँ बिल्कुल सही। द्विगु समास में भी, शब्द में भी इसकी परिभाषा है। द्वि का मतलब दो, दो मतलब संख्या, और गु मतलब गुण। मतलब संख्या वाले गुण जिसमें होते हैं, संख्या वाले गुण जिसमें होते हैं, आपको सारा कुछ पहले से मालूम है ना, इसीलिए आपका मन नहीं लग रहा। ये बात पता है ना? हाँ, आपके चेहरे से मालूम हो रहा है कि आपको सब आता है पहले से, इसीलिए आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, बाकी बच्चों को समझने दो। द्वि यानी दो, दो यानी संख्या, संख्या यानी संख्यावाची विशेषण। द्विगु समास की परिभाषा ये होती है कि इसमें विशेषण, पहला पद विशेषण होता है और वो भी संख्यावाची विशेषण होता है ना। संख्यावाची विशेषण जहाँ होता है वहां पर द्विगु समास होता है। और द्विगु समास यानी कि संख्याओं का बोध होना, जैसे कि दशानन, दशानन, शयानन, त्रिभुज, सत्सई, सत्सई,
सप्तऋषि। हाँ क्या बोला? बोलो। सप्तऋषि। बेटे आपसे यही उम्मीद थी कि आप तो सही शब्द नहीं बोलोगे, ऐसा ही कुछ शब्द बोलोगे। जो नहीं समझना चाहते हैं वो बेकार की बातें करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। हाँ जी बेटा, नवरत्न। देखो बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। जिसमें स्पष्ट रूप से गिनती दिखाई दे रही है उसमें अलग से ध्यान देने वाली बात है। वो स्पष्ट है कि गिनती वाला शब्द है, इसलिए ये द्विगु समास होगा ही होगा। लेकिन कुछ शब्द जैसे सत्सई है, सत्सई में आपका ध्यान जा रहा है 700 दोहों का समूह, है ना। षडानन दशानन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय भी